All right, hi everyone. Good evening. Yeah, hi Tanmay, hi Shreya. Good evening, Rudra. Good evening, Vaishnav. Hi Pratyasha. Hi Harsh. Hi Samarth. Good evening, everyone. All right. कुछ कहना चाहते हो पार्थ? Sir, हाँ बोलो. sir, is there a possibility you could let us make notes during class? Because फिर क्लास के बाद करने में फिर थोड़ा weird हो जाता है. सर, during class ही notes बनाने दो ना. Because if जब लिखते नहीं है तो फिर ऐसा नींद आती है क्लास में. नहीं तो ऐसा इसलिए तो है क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो. प्रॉब्लम सॉल्व करो ना बीच बीच में. मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता हूँ. Whenever you are getting a chance of solving certain questions, तो वो सॉल्व करोगे तो तुम्हारी नींद चली जाएगी. और तुमको लग रहा है कि नींद आ रही है तो वी कैन like nominate someone to, like, except me, of course, we can nominate someone to crack a joke in between. We will have a joke of the day. ठीक है, तो आज का पहला जोक तुम्हारी तरफ से आएगा. हाँ हाँ, मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, रात को ही भेज दूंगा. बट इनफैक्ट ये थोड़ा अच्छा है कि आप लोगों को लाइक नोट्स लिखने में रिवीजन हो जाता है. वरना आप लोग वैसे ही रिवीजन करते नहीं हो. इनफैक्ट आई फाइंड दिस बेटर कि थोड़ी मेहनत और हुई है, बट कम से कम उसके लिए रिकैप जरूर हो रहा है. एनीवेज, सो आई थिंक अभी भी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे. हाँ हाँ, आई रिमेम्बर. मतलब आई डू वांट टू डिस्कस डाउट्स बिफोर वी प्रोसीड बिकॉज as I said earlier also, thermodynamics is a very you can say problem solving oriented chapter. So until and unless we do solve problems, do homework regularly, won't do doubts, तो आप लोगों को आगे अचानक से लगेगा कि एक साथ काफी सारे कॉन्सेप्ट स्किप हो गए. सो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. You guys did have like couple of days in between, Tuesday, Wednesday, and in fact आज का दिन almost पूरा Thursday. So let's start with these doubts का discussion. Let me know सबसे पहले FBO में कौन से क्वेश्चंस में डाउट है. हाँ, पहले बुकलेट का कर लेता हूँ मैं ऑन प्रायोरिटी, फिर डीपीपी पे भी आ जाऊंगा. डीपीपी में कैसा है, थोड़ा सॉल्यूशंस रहते हैं ऑलरेडी, तो विल कम टू देम. हाँ, एंड जो बच्चे अभी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, दे आर लाइक कीपिंग इट इन देयर बैकलॉग. तो लाइक वो कौन सा गाना है, बड़ा पछताओगे. इसलिए मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर होमवर्क इन अ टाइमली मैनर. बहुत जरूरी है टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वी गो अलोंग. और बताओ, और कौन से क्वेश्चंस में डाउट है. 86 में. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में भी आया. पूछो मत भाई अमन. सो द स्ट्रेंज थिंग वाज दैट 2019 के एंड में मैं 31st की पार्टी में कहीं तो था. आई डोंट रिमेम्बर विच प्लेस इट वाज, बट वैसे ऐसे हम लोग कैंप साइट पे गए थे. एंड उस ऑर्गेनाइजर ने, आई थिंक लेट्स कैंप था या कौन सा था,
उसने 31st की रात को ऑन 2019 लाइक 31st दिसंबर ये गाना बजाया था, बड़ा पछताओगे वाला, एंड उसकी भविष्यवाणी सही हो गई विद द न्यू ईयर दैट केम. 2020 वाज बड़ा पछताओगे वाला ईयर. 56 8th सेकंड तो मैंने लिख ही लिया ऑलरेडी. अच्छा 14 83 82. अरे भाई तुम लोग तो एकदम और कौन सा भेज दिया. 82 83 हो गया. अरे कैसे नहीं है तरुण रिग्रेट्स. इतना इम्पोर्टेंट साल है, ऐसे ही चला गया. इतनी सारी चीजें नहीं कर पाए जो करते थे. मतलब इनफैक्ट मतलब लाइक पर्सनली आई एम लाइक ऑलवेज asked questions by my parents, क्योंकि आई डोंट नो इफ यू गाइज नो और नॉट बट मेरा होम टाउन कोटा है, कोटा राजस्थान. तो मेरे फैमिली वाले तो मुझे हमेशा यही परेशान करते रहते हैं कि भाई बेटा कोटा आके क्यों नहीं टीचिंग करते, यही तो है. एंड मैं उनको यही बोलता हूँ कि मैं अभी माया नगरी की माया में ही हूँ, मुझे इस मोह माया में रहने दो. एंड मेरे लिए लाइक वो मोह माया पूरी खत्म हो गई. एनीवेज चलो ठीक है अभी. हाँ तुम लोग बड़े हो गए तब तुम्हें मोह माया मिलेगी सब. तुम पहले एक अच्छा कॉलेज क्रैक कर लो, उसके बाद तुम्हें मोह माया के दर्शन होंगे. ठीक है. 15 16 भी. अरे क्या यार यश तुम भी मतलब ऐसे, ये थोड़ा पूछा मैंने कि फाइंड द मिसिंग क्वेश्चन नंबर. तुम क्या ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हो. कोई नहीं चलो, अब जब ऐसे एक साथ मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं तो फिर मतलब आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट देन टू डू सम बेइज्जती. लक्ष्मी कहाँ है ये. अरे आई नहीं है. हाँ है ना. लक्ष्मी तुमने कोई डाउट नहीं पूछा. अच्छा 15 16 मैंने दिया ही नहीं था. हाँ इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि थोड़े टफ क्वेश्चंस है, इनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है. हाँ हाँ ठीक है, इनको थोड़ा बाद में दूंगा मैं, या थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करो इनके साथ में और फिर डिस्कस कर लेते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये तो मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिफाइन करा था ना. मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दिस थिंग वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस. तो ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा था. दिस वाज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. ठीक है. सो कांस्टेंट टेम्परेचर था, लाइक वाटर मेल्ट्स और इज इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 1 atm कंडीशन. राइट. सो ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस था, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था. राइट. सो हम लोग जो हीट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी और हीट इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, ये चीज यहाँ पर काइंड ऑफ नॉट एप्लीकेबल हो गया था ना. एंड बिकॉज इट वाज नॉट एप्लीकेबल, either you can go ahead with saying that the heat capacity is not defined, or you could go ahead with जैसा हमने आइसोथर्मल में बोला था that it is infinity. लाइक हीट जरूर सप्लाई हो रही है, ठीक है, ये सप्लाई हो रही है जो लेटेंट हीट हम कहते हैं फाइनाइट अमाउंट में. राइट. बट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज हैपनिंग.
तो हीट कैपेसिटी को क्या बोल दिया हम लोगों ने फिर, इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसीड करते थे। देन 13th एंड 14th में थोड़ा सा विजुअलाइज करने की जरूरत है of how things are happening. So I won't solve the entire question for you, but I will give you some hint that यहाँ पे आप नोटिस करो, ये हमारा रूम है। ठीक है, रूम इंसुलेटेड है। ठीक है, रूम से कोई भी हीट कहीं अंदर बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, रूम के अंदर लोग हैं, राइट, एंड उन लोगों की वजह से लाइक देयर इज दिस एयर इनसाइड विच इज गेटिंग हीटेड अप। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडर अ क्लासरूम जिसका वॉल्यूम आपको पता है, टेम्परेचर इनिशियल आपको पता है विच इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और यू कैन से 293 केल्विन, राइट। प्रेशर इज 1 atm। ठीक है, एंड देर आर 50 पीपल एंड टी फाइनल is 37 degree centigrade or you can say 310 Kelvin। ठीक है, सो कितना टाइम लगेगा for 50 people to heat this room to this temperature। ठीक है, सो एक सिंपल लॉजिक हमारे सामने आ गया है that heat supplied by people, right, this is the energy input into the air। ठीक है, and what is it doing, it is increase in internal energy of air। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हीटिंग अप द एयर। सो यहाँ पर पावर इनटू टाइम, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ पीपल है इनटू पावर इनटू टाइम, राइट, दैट इज द हीट सप्लाइड। ये आपको पावर इनटू टाइम वाला फॉर्मूला थोड़ा पुराने जमाने में मतलब फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा, तो आई एम श्योर वहां से आप रिकलेक्ट कर लोगे। एन इंटू पी इंटू टी शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ एयर इंटू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, मोल्स ऑफ एयर, राइट, दिस इज नंबर ऑफ पीपल, डोंट कंफ्यूज दिस विद मोल्स। ठीक है, अब इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दिस वाज द कॉन्सेप्ट पार्ट। कॉन्सेप्ट पार्ट समझ में आया? किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में? ठीक है, अब इसमें यूनिट्स का खास ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज दिस इज वेयर मेनी स्टूडेंट्स नाउ स्क्रू थिंग्स अप। तो देयर आर 150 पीपल। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में मैं करूंगा, सॉरी 150 तो वॉटेज है। देयर आर 50 पीपल, ठीक है, एंड हर एक का 150 वॉट का आउटपुट है हीट का, एंड टाइम ये ऐसा यूनिट्स में सेकेंड्स में रहेगा। अब राइट हैंड साइड भी सब ऐसा यूनिट्स में ही रखना है। कितना मोल्स ऑफ एयर है? पीवी बाय आरटी। ठीक है, इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना, आर और आर को कैंसिल मत करना। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ वापस से, यहाँ पर आर और आर को कैंसिल कर दोगे गड़बड़ हो जाएगी। ये 7/2 आर रहेगा, एंड ये डेल्टा टी कितना 17 डिग्री सेंटीग्रेड का या 17 केल्विन का रहेगा। अब इसमें ये वाला आर जो है ये 8.314 यूज करना। ठीक है, बट ये वाला आर 0.0821 यूज करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रेशर है ये एटीएम में है और ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में है। या फिर ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको आर और आर कैंसिल आउट करना है, लाइक यू डू वांट टू कैंसिल आउट द आर, तो इट्स ओके। तो उसके लिए भी मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, अरे क्या हो रहा है ये?
हाँ करेक्ट यश, वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब आप नोटिस करना, अरे यार व्हाट इज दिस अनोइंग थिंग। अच्छा गिव मी 1 मिनट गाइस। नहीं नहीं, वो अंडू से नहीं जा रहा है, आई थिंक थोड़े एक्स्ट्रा प्रोसेसेस चल गए हैं which is consuming a lot of bandwidth. एक मिनट दो। सो यहाँ पर either you go with these sets of units, ठीक है, और as I was saying, ठीक है, you could go for the entire SI set, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में SI चल रहा है तो राइट हैंड साइड में भी SI रखते हैं, ठीक है। इस R को भी आप 8.314 पुट कर सकते हो, ये R और ये R कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, बट देन पुट P एंड V, ठीक है, इसको पास्कल्स में एंड इसको मीटर क्यूब में, तो फिर आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इस टी को फिर मिनट्स में कन्वर्ट करना मत भूलना, क्योंकि ऑप्शन शायद मिनट्स में, हाँ ऑप्शन मिनट्स में दे रखे हैं, ठीक है, समझ में आया। जिसका डाउट था, जो उन्होंने गलती करी होगी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 14 भी पूछा है आपने, ठीक है। 14th में यहां पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, ठीक है, एंड प्रोसेस क्या हो रहा है, तो ओके, फॉलो द अप्रोच जो मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में बार बार सिखाया है। नंबर 1, व्हाट इज द सिस्टम ओवर हेयर, व्हाट इज द सिस्टम, दिस इज, you can say, solid and liquid, ठीक है, solid and liquid combined is our system. What is the process, ठीक है, प्रोसेस क्या है यहां पर, फेज चेंज, ठीक है। फेज चेंज का हम लोगों ने डिस्कशन किया था, दैट फेज चेंज में किस तरीके से अब कैलकुलेशंस करनी है, राइट। तो अब ये आपको क्लिक करना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए दैट हम लोगों ने फेज चेंज किस तरीके से डील किया था। सो नाउ इसमें इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के बारे में बात किया गया था। सो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि डोंट राइट डेल्टा यू एज एनसीवी डेल्टा टी, ये गड़बड़ हो जाएगा, राइट। यू विल हैव टू यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वर्क डन विल बी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। बस अब बाकी तो डेटा है, यहाँ पे मास 1 kg दिया हुआ है, ठीक है, और एसआई यूनिट्स भी जूल पर केजी में है, इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल पर केजी, बहुत बढ़िया। अब यूनिट्स की कंसिस्टेंसी रखनी है, अब एसआई यूनिट्स में चलते जाना है, ये प्रेशर को 1 atm नहीं रखना अभी, लाइक यू हैव टू पुट 100 kPa,
तो 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी दी हुई है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास तो 1 kg था, अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी हुई है, राइट। ये कैसा दिखाया जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, अच्छा फ्यूजन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे तो माय बैड, ये तो लिक्विड एंड गैस है, लिक्विड एंड गैस, स्टीम में जा रहा है ना। तो कोई नहीं, आपको डेंसिटी ऑफ स्टीम माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट, एंड दीज डेंसिटीज आर ऑल्सो इन SI यूनिट्स kg पर मीटर क्यूब में, जो यहाँ पे दे रखी है kg पर मीटर क्यूब में, उनको आप पुट करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ जूल्स। हाँ, मतलब एक्चुअल इंटर कन्वर्जन ATM लीटर का आप 101.3 से भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे डेंसिटीज दी हुई हैं SI यूनिट्स में, तो फिर मैंने यही सोचा कि प्रेशर को SI यूनिट्स में ही करता हूँ। अदरवाइज सार्थक यहाँ पे ध्यान रखना, 101.3 से कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब प्रेशर ATM में और वॉल्यूम लीटर में होता है, तब आप 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा नहीं कि एक ATM में और फिर एक मीटर क्यूब में ले लिया और फिर 101.3 से मल्टीप्लाई कर लो, वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी डाउट था समझ में आया ये? ऑल राइट, देन एट्थ भी है और 18 भी है। अच्छा, एट्थ में भूल गया था, एट्थ में क्या था, नहीं 8 तो ये आना चाहिए भाई, ये तो क्लास में डिस्कस किया है। नो 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 नो, दिस इज क्लास एग्जाम्पल। नालायक कौन है ये, रुको एक मिनट, पहले मैं पता करूंगा हु इज दिस। अभी ये मत बोलना कि सर टाइप हो गया, 8 नहीं टाइप करना था। अरे एक्चुअली कोई है ही नहीं, नहीं है ना, तन्मय, पकड़ लिया मैंने तुम्हें। नालायक तन्मय। इम्पोस्टर। 82 का टाइप किया है यार तुमने, 8 टाइप किया है। मैं भी तुम्हें भेज सकता हूँ, तुमने 8 और 8 के नीचे 2 भेजा है मुझे। देखो ये भेजा है तुमने, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट देके भेजता हूँ, ये देखो। अब ये हो तो सकता है वैसे 82 भी हो, बट तुमने ऐसे कैसे लिखा, तुमने 8 के आगे शिफ्ट दबाया क्या? ऑलराइट, चलो ठीक है। अरे सॉरी सॉरी, वापस से कुछ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 18th क्वेश्चन कौन सा था? 18th में कहीं बीच में अटके, या पूरा ही क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जिसका भी डाउट था, 18th क्वेश्चन like it is one of the like classic questions in which you have to go in a step by step manner and understand how the change is happening. हाँ नहीं, 18th क्वेश्चन में टाइम लगता है, मतलब इफ यू वुड हैव स्पेंड 15 minutes also then that's okay, बट वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एंड फिर फास्टर कैसे करना होता है ना, वो विद मैच्योरिटी आता है। तो इसमें लाइक द अप्रोप्रिएट वे इन विच यू शुड डू 18th वाला क्वेश्चन,
ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप नया नया सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको स्टेट लिखना चाहिए कि हम लोग लेट्स से ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, यूजिंग स्टेप 1। फिर बी स्टेट से सी स्टेट में जा रहे हैं यूजिंग से स्टेप 2, राइट, एंड देन सी से वापस ए जा रहे हैं यूजिंग स्टेप 3, ठीक है। नाउ हाउ डज इट become easy for you when you write these different properties of the gas one by one? तो नोटिस करना, यहां पर आपको बोला जा रहा है ये 300 केल्विन 3 atm, ठीक है, एंड आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, एंड इट इज अंडरगोइंग ऑल दीज स्टेप्स, ठीक है। अब वी डोंट नो 1 मोल, अच्छा 1 मोल भी दिया हुआ है, तो इससे मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाऊंगा और मेरा वॉल्यूम भी आ जाएगा। अब स्टेप 1 है आइसोकोरिक कूलिंग टू 1/3 द टेम्परेचर, राइट। तो इस वॉल्यूम को मैं अभी V लिख देता हूँ, तो वॉल्यूम एट पॉइंट बी, ये भी V रहेगा क्योंकि ये प्रोसेस आइसोकोरिक था, एंड टेम्परेचर 1/3 हो गया, यानी कि ये 100 केल्विन हो जाएगा, तो प्रेशर भी 1/3 हो जाएगा, करेक्ट। इतना, हाँ, इसमें सबको रिवर्सिबल अज्यूम करना पड़ेगा, ये सारे स्टेप्स रिवर्सिबल ही अज्यूम करना, एंड एक्चुअली तो क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए था, ठीक है, यू आर राइट इन आस्किंग अ क्वेश्चन कि ये हमें कैसे पता कि रिवर्सिबल है, लाइक इसमें ऐसा कोई हिंट नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, बट यही चीज क्वेश्चन में दी जानी चाहिए थी ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। वन हिंट विच आई कैन गेट इज फ्रॉम द इन्फो, हाँ करेक्ट यश, इसमें जो ये डेटा दिया हुआ है, कैन यू सी ये समथिंग समथिंग की पावर में है, लाइक तो टिपिकली ये पावर आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, पीवी रेस टू द पावर ऑफ गामा इक्वल टू कांस्टेंट में देखने को मिलता है ना, तो वहां से मुझे हिंट मिल जाएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस कंसिडर करने चाहिए। अच्छा, तो ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 के बाद में एडियाबैटिक कंप्रेशन टू इनिशियल प्रेशर, तो ये 1 atm का वापस 3 atm हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल प्रेशर यही था, मोल्स तो अभी भी वही रहेंगे, और एडियाबैटिक अलग बोला है, तो अब मेरे लिए थोड़ा सा फाइट हो गया कि कैसे मैं नया टेम्परेचर और नया वॉल्यूम निकालूं, ठीक है, ऑल्दो आई नो द एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशंस, that PV raised to the power of gamma is constant, right, तो I will use that initially 1 pressure था and volume V था, V raised to the power of gamma, गामा कितना है यहाँ पर, मोनो एटॉमिक बोला है ना, तो मोनो एटॉमिक का गामा हो जाएगा 5/3, ठीक है, तो V raised to the power of 5/3 is equal to pressure that is 3 atm into यहाँ पर ये वॉल्यूम एट पॉइंट C raised to the power of 5/3, तो उससे आपको वॉल्यूम के बारे में एक अंदाजा लगेगा, ठीक है, एंड टेम्परेचर, ठीक है, आप टेम्परेचर का भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। टेम्परेचर कैसा रहेगा, P raised to the power of 1 minus gamma, T raised to the power of gamma is constant, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वापस से ये इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर पता है, तो 1 raised to the power of 1 minus gamma, एंड यहाँ पर ये 100 केल्विन raised to the power of gamma is equal to नया प्रेशर इज 3 atm, 3 raised to the power of 1 minus gamma, एंड नया टेम्परेचर आपको निकालना है raised to the power of gamma, तो इससे आप नया टेम्परेचर भी बता सकते हो, टेम्परेचर एट पॉइंट C, यहाँ से आपने वॉल्यूम एट पॉइंट C बताया, ठीक है, मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, ये कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको हेल्प करने की,
but you will know these values. You will know TC, you will know VC. And then you are going to state isobaric compression to initial state. तो ये 3 atm ही है, ठीक है, 1 मोल ही है, और ये 300 केल्विन ही है, और ये वापस से वॉल्यूम V पर ही जा रहा है, इनिशियल स्टेट जो है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आपसे वर्क पूछा जा रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, राइट। बस इतना ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपसे और भी चीजें कराई जा सकती थी इस क्वेश्चन में। तो टिपिकली ऐसा जो क्वेश्चन रहता है ना एग्जाम टाइम पर, इट जनरली कम्स इन फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, क्योंकि इतनी मेहनत एक क्वेश्चन के लिए कराना इजंट जस्टिफाइड। मतलब अगर मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज लीव द क्वेश्चन, ठीक है। इवन इफ आई वुड नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इवन इफ आई वुड बी कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट कि ये ऐसे करना है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं स्टार्टिंग में तो छोड़ दूंगा। आई विल गो अहेड एंड ट्राई दी अदर क्वेश्चंस फर्स्ट, इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। एंड देन अगर बाद में टाइम बच जाता है तो फिर आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन एंड टेक एन अटेम्प्ट, ठीक है। अदरवाइज हाँ, पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, इसी एक ही चीज के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस है, तो फिर जस्टिफाइड है कि अगर इसमें मुझे 5-7-10 मिनट भी लग रहे हैं तो देन आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है चलो, इट इज वर्थ इट, बैठ के सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना था, हाउ टू प्रोसीड इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, ये स्टेट्स एंड प्रोसेसेस समझ समझ के जाने का एंड सॉल्व करने का। ओके, देन नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, ठीक है। 19th में what I would say is the reason, ये स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर आइडियल गैस, E and H डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ये एक्सक्लूसिव फंक्शन है, ठीक है। देन Cp इज कांस्टेंट, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है देन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज टू बी इंक्लूडेड, तो कांस्टेंट नहीं बचा ना, you don't have a constant value of Cp, and PV or PDV is equal to nRT for every infinitesimal process, ये भी गड़बड़ है ना, like PV is equal to nRT होता है, ठीक है। अब मैं D ले रहा हूँ दोनों जगह, like I am taking a small change, तो मैं पूरी क्वांटिटीज पे लूंगा। अब ना तो प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है एज पर द डेटा इन द क्वेश्चन, द ओनली थिंग दैट इट इज सेइंग इज फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है तो मोल्स को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और गैस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ। तो दिस इज व्हाट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन वुड बी, रादर देन यहाँ पे तो क्या अज्यूम कर लिया सी ऑप्शन में कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, बट दो Cp and Cv आर आल्सो फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर ना यश। Ultimately E and H exclusively are dependent on temperature for an ideal gas, ठीक है। हाँ, ठीक है, ऑल राइट। देन हाँ, आई थिंक इसका आंसर की मैं आंसर गड़बड़ दिया हुआ है इसमें, आई थिंक पक्का, मतलब डी ऑप्शन आंसर दिया है, आई एम नॉट 100% श्योर। FBO में 19th का, हाँ डी ऑप्शन ही दिया है, बट आई डोंट थिंक सो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर वुड बी
कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक है, हाँ तो यश मैंने वही बोला ना, सीवीसीपी भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। ऑल राइट, देन नेक्स्ट यहाँ पर अब 51 का ही नंबर आएगा, 51 और 56 का। ओके सो 51 एंड 56, हाँ दीज आर एप्लीकेशंस ऑन केमिकल रिएक्शंस। तो ये तो होने चाहिए थे, ये फटाफट फटाफट क्लोज करते हैं। इसमें कहां पर अटक गए आप? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी बोला जा रहा है, करेक्ट? ये 176 किलो जूल है, ठीक है। आई थिंक किलो जूल में एक तो शायद आपने गड़बड़ कर दी होगी, केयरलेस मिस्टेक कर दी होगी। डेल्टा एन जी यहाँ पर 1 आ रहा है, राइट? 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 0, ये सॉलिड सॉलिड है, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स ढंग से नोटिस करना। एंड आर का वैल्यू ऐसा यूनिट्स में 8.314 एंड टेम्परेचर 1240 केल्विन दिया हुआ है। तो ठीक है, जिसने भी केयरलेस मिस्टेक करी, आई होप यू रियलाइज्ड कहाँ पे गड़बड़ करी। आई थिंक ये जूल किलो जूल में करी होगी। ऑल राइट, देन 56 बोला था आपने। हाँ हाँ, मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ यहाँ पर, मैंने इसीलिए आई थिंक आप लोगों को लास्ट टाइम भी यही बोला था। मतलब बच्चों का फ्रस्ट्रेशन थर्मोडायनेमिक्स में आता ही इसलिए है क्योंकि वो यूनिट्स में ही गड़बड़ करते रहते हैं स्टार्टिंग में। मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लास में समझेंगे, सिंसियरली होमवर्क अटेम्प्ट करेंगे, फॉर्मूला सही अप्लाई करेंगे, उसके बाद भी आंसर नहीं मैच करते हैं उनके पीछे से। तो दैट इज व्हाट आई वाज इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट द अदर डे, कि मेजर केयरलेस मिस्टेक्स यूनिट्स में ही होती जाती हैं बच्चों से इसमें। एंड वही चीज तो हम लोग सीख रहे हैं, वही चीज पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्स्ट्रा मेहनत करो और प्रैक्टिस करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू लाइक अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अब इसमें क्या क्या केयरलेस मिस्टेक का एवेन्यू है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो कॉन्सेप्ट केयरलेस मिस्टेक का है कि किसी ने यहाँ पर बैलेंसिंग ही नहीं करी होगी, बिना बैलेंसिंग करे आंसर देना शुरू कर दिया होगा। तो आपको यहाँ पे पहले बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर ये 8CO2 रहेगा और ये 9H2O रहेगा, और फिर ये 16 प्लस 9 25 बाय 2 H2O रहेगा। तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? डेल्टा एन जी विल बी 8 प्लस, अब यहाँ पे गड़बड़ नहीं करने का, ये लिक्विड है तो उसको इग्नोर कर देंगे, माइनस 25/2 प्लस 1, ठीक है। ये दोनों गैस ही थे, ठीक है। दिस विल नाउ गिव यू द आंसर। ये 12 13 13.5 माइनस 5.5 है ये। तो ये ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। और टेम्परेचर 298 की जगह 0.298 इसलिए लिया क्योंकि ये किलो जूल में लेना था, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऑल राइट, देन 66, ओके। अरे ठीक है यार, तन में तुम तो दिल पे ले रहे हो। मैंने मान लिया ना कि हाँ, मतलब आई थिंक कुछ जूम की गलती है। मुझे 8 दिखा, तुमने 82 भेजा। ओके 66 में यहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा ई कब बराबर होंगे? व्हेन डेल्टा एन जी इज 0। तो वो एक बी ऑप्शन ही तो दिख रहा है बस इसमें, मतलब
नहीं पूछना चाहिए था, ये ढूंढना पड़ेगा ये कौन है 66। वैसे तो मैं बेशर्मी करके नाम रिवील करना चाहूंगा, बट आई बिलीव दैट दिस पर्सन इज अ सिंसियर पर्सन। जेन्युइन डाउट रहा है। चलो ठीक है, आई विल नॉट रिवील द नेम, बट आई होप यू गेट द मैसेज। All right, 82, 83, 82, 82, 82 में हाँ ठीक है, मतलब आई थिंक इसमें ये एक आध टर्म आपको नहीं समझ में आया होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझाएंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का भी। सॉरी, ये बाद में, मतलब इट इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स जस्ट दैट दीज वर्ड्स आरंट समथिंग व्हिच वी डील राइट नाउ। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग देखेंगे। बाकी यस, वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी इज एक्सटेंसिव। व्हाई? बिकॉज ये 3/2 एनआरटी होता है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी, डिपेंड्स ऑन द मोल्स, डिपेंड्स ऑन द मास और द साइज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ओके। देन 82 के बाद में क्या था? 83 भी था। 83 में कोई पर्टिकुलर ऑप्शन, some particular option which you are not able to understand? इंटरनल एनर्जी के बारे में नॉट ट्रू पूछा है। इट एसेंशियली चेंजेस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ये गलत हो गया ना, बिकॉज अगर मैं P1 V1 T से P2 V2 T जा रहा था फॉर आइडियल गैस, तो व्हाट इज इट दैट वी ऑब्जर्व्ड? We observed that even if the state has changed, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई। ठीक है, ऑल्दो आई थिंक ये आंसर नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं एक बार। इट इज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट इज इम्प्रैक्टिकल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लाइक वी कांट मेजर इंटरनल एनर्जी। इंटीग्रल डी, साइक्लिक इंटीग्रल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले। ये इंटीग्रल के ऊपर गोला, इसका मीनिंग क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 रहेगा, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देन लास्ट क्या है? इफ it will have different values at the same final state if reached through different paths but from the same initial state। ये भी गलत हो गया ना। Like it will have the same value if we are going from same initial to same final state, same initial से same final state जा रहे हैं, different path follow कर रहे हैं, तो भी डेल्टा ई का वैल्यू सेम रहेगा। तो इसमें आई थिंक A B C D, ए और डी दोनों आंसर होना चाहिए था, but A option can be something which can be controversial. Like if I do this example for an ideal gas, that I went from one state to another state, all I did was didn't change the temperature, so it can be a debate। ठीक है, all right, then नहीं मल्टी करेक्ट नहीं है वो, ये था उसमें सिंगल करेक्ट में ही था। 86 एंड 88, 86 तो 88 तो है ही नहीं। 88 किसने लिख दिया?
ओके, आइडियल प्रोसेस आइसोथर्मल, एज एन आइडियल गैस प्रोसेस आइसोथर्मल, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये थोड़ा करेक्ट है, एंड ये भी इनकरेक्ट है ना, H1 इक्वल टू H2 है। अच्छा ये है मल्टी करेक्ट क्या? ओह सॉरी, माय बैड। अगर ये मल्टी करेक्ट है तो फिर ठीक है, समझ में आया। मतलब डेल्टा H 0 होगा, H1 is equal to H2, not delta H1 equal to delta H2. I think this is where would have been stuck. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। ऑल राइट। नहीं नहीं, मतलब वो अच्छा, वैसे तो एक्चुअली लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट डिफाइन डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक डेल्टा डब्ल्यू दैट इज डिफाइंड, देयर इज नथिंग लाइक डेल्टा डब्ल्यू, बट जो डब्ल्यू है दैट इज ऑल्सो नॉट जीरो। ये तो एनआरटी लॉन वी टू बाई वी वन, लाइक माइनस एनआरटी लॉन वी टू बाई वी वन से निकालते हैं ना हम लोग। समथिंग लाइक डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट डिफाइंड, देयर इज नथिंग लाइक डेल्टा डब्ल्यू या डेल्टा क्यू, ये मैंने आपको आई थिंक पहले ही बताया था। दैट डेल्टा क्यू या डेल्टा डब्ल्यू ये सब मत लिखना, ये गलत नोटेशन है। ठीक है, अरे इसी में काफी टाइम लग गया यार, मतलब आधा लेक्चर ऐसे ही निकल जाएगा। ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, um, यार मेरा ज्यादा डाउट डिस्कस करने का मन नहीं है, बहुत टाइम चला जाएगा। ये तो अब फिर वी विल हैव टू डू FBS एंड DPP डेडिकेटेडली, किसी कोई दिन निकालें जब ऐसे एक डाउट लेक्चर रख लूं मैं आप लोगों का। um, नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे इवनिंग में ही रखूंगा। बट ठीक है, चलो आप लोगों को आज के लिए थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैसे करना है। अब मैं थोड़ा टाइम यूज करके आगे बढ़ना चाहूंगा, लाइक आई वुड नॉट वांट टू गेट completely stuck at डाउट डिस्कशन फॉर द इंटायर डे। ठीक है, करते हैं। मैं देखता हूँ बाद में किस टाइम पे करते हैं, कैसे टाइम पे करते हैं। डोंट बॉदर अबाउट इट राइट नाउ, डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स फोकस ऑन द करंट सिचुएशन। लेट मी कंटिन्यू विद आवर एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर लास्ट क्लास में, ठीक है, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना शुरू किया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन था कि अगर लेट्स से ये रिएक्शन है आपके सामने, which is a common reaction, combustion of methane, and this is conducted in a closed rigid vessel, then can you tell me what will be the first law calculations for it? Can you tell me what is Q, W, delta U, delta H for this reaction? What will be the energy exchanges happening? Right? तो हम लोगों ने कैसा डिस्कस किया था कि ठीक है, इस रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, वी विल हैव अ सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप। राइट, कैसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा? एक वेसल के अंदर हम लोग रिएक्शन कराएंगे और उस वेसल को सराउंड करते हुए हमारा कैलोरी मीटर रहेगा, जिसके अंदर ये ऑयल बाथ या वाटर बाथ होगा।
एंड ये रिएक्शन से जो भी हीट लिबरेट होगी, ठीक है, दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर बाथ या ऑयल बाथ, एंड हम वो एक्सपेरिमेंटली हीट डिटरमाइन निकाल लेंगे, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नोट करके। वर्क डन तो यहाँ पे जीरो रहेगा बिकॉज देर इज नो वॉल्यूम चेंज दैट इज हैपनिंग, ठीक है, क्लोज्ड रिजिड वेसल में करा ना ये, तो देर इज नो वॉल्यूम चेंज दैट इज हैपनिंग, वर्क डन इज जीरो। डेल्टा यू कैसे बताया था मैंने आपको, दैट यू डोंट गो अहेड एंड राइट एनसीवी डेल्टा टी, एंड even if you write u final minus u initial, like internal energy of products minus internal energy of reactants, you still can't do the direct calculation because you don't know the absolute values, right? तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं एंड डेल्टा यू क्यू वी के बराबर लिख के हम लोग डेल्टा यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड देन वी हैड डिस्क्राइब दिस रिलेशनशिप रिगार्डिंग डेल्टा एच ऑल्सो, that delta H will be HP minus HP HR, like H final minus H initial, enthalpy of products minus enthalpy of reactants. But since you can't again determine the absolute values, we we did have a relationship between delta U and delta H, and that we will put to use here and get the value of delta H. So this was the quick summary of what we had learned in the last class, how we applied first law of thermodynamics on chemical reactions. Now notice करना, there are sometimes problems, there are sometimes challenges in front of you, there are certain reactions that you might come across which aren't practical, you can't perform them experimentally, you can't possibly create experimental conditions to estimate or to measure energy exchanges happening in those reactions, right? For example, if you remember the concept of lattice energy, ठीक है, कि NaCl 1 mole of ionic solid broken down into its constituent gaseous ions, ठीक है, या फिर some random reaction like this one, कि मीथेन मीथेन बनाने के लिए कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कर दो, ठीक है, ऐसा रिएक्शन होता नहीं है कि कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं और मीथेन बन जाता है। So these are kind of certain hypothetical reactions. But let's say you are supposed to analyze them or you are supposed to predict them, that maybe, okay, maybe a situation arises wherein today this reaction isn't happening, okay, because there can be many reasons behind it, but kal ko, let's say I come up with you ki, you know what, I have discovered some amazing catalyst, and that catalyst does something which makes this reaction possible. Like I do have graphite, I do have hydrogen, and if I place them on this catalyst ka bed, or I do design my reaction in that way कि catalyst ये reaction करा देता है, तो क्या आप मुझे इस reaction का energy exchanges बता सकते हो, ठीक है, और कैन यू लाइक प्री प्रिडिक्ट कि क्या एनर्जी एक्सचेंजेस इस रिएक्शन में होंगे, ताकि मैं उस हिसाब से मेरा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस डिजाइन कर सकूं। फॉर एग्जांपल, अगर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, लाइक इट विल रिलीज टू मच ऑफ हीट, तो देन आई विल इंश्योर दैट व्हेन आई एम कंडक्टिंग दिस रिएक्शन appropriate precautions are to be taken. So at times it becomes necessary for scientists to be able to answer or predict that what could be the energy exchanges happening in certain hypothetical scenarios also. And वो कब कहाँ कैसे काम आ जाए, you never know.
So to solve this, to work on certain situations which aren't experimentally doable, is where thermochemistry comes in. So thermochemistry is application of thermodynamics on chemical reactions, and currently we will be dealing in this using the first law right now. थोड़े टाइम बाद हम लोग सेकेंड लॉ का भी डिस्कशन करेंगे. बट अभी के लिए for us thermochemistry right now will be applying first law on chemical reactions to solve certain such kind of problem statements, how to get answer to certain hypothetical scenarios. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया? With what intent we are trying to go ahead? हाँ, हीट. ओके, यश का क्वेश्चन है, सर हीट ऑफ कंबशन एंड चेंज इन एंथैल्पी, इज दिस द सेम? अगर हम लोग कंबशन रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में करा रहे हैं तो यस, हीट of that reaction will be equal to the enthalpy change. बट अगर वही रिएक्शन हम कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में करा रहे हैं तो किसके बराबर होगा हीट ऑफ रिएक्शन? करेक्ट, डेल्टा यू के बराबर. समझ में आया यश? ओके, कमिंग बैक. अब यहां पर नोटिस करना, थोड़ा सा थियरी पार्ट है रिलेटेड टू थर्मोकेमिस्ट्री. सो नोटिस करना, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, heat is released or absorbed. Since most of the reactions around us they occur at constant pressure conditions, we can use this relationship that heat exchanged under constant pressure conditions is equal to delta H, which is enthalpy of products minus enthalpy of reactants. Now notice करना, अब हम एक नई डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं where we are going to design certain concepts. ठीक है, हम लोग डिजाइन करेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट्स ताकि हमारे लिए ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को आंसर करने का तरीका बने. तो नोटिस करना, आई एम गेटिंग इनटू द सब टॉपिक ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस. इसके पहले मैंने एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस आपके लिए लिख के छोड़ दिया था. ठीक है, मैंने इतना लिख के छोड़ दिया था दैट एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड enthalpy associated with it under particular condition and its exact value cannot be calculated. यहां तक का मैंने आपको बता के छोड़ दिया था, और भी डिटेल बताई थी दैट एंथैल्पी को कैसे डिजाइन डिफाइन करते हैं. बट यस, वी हैड डिस्कस्ड हियर दैट एंथैल्पी का एब्सोल्यूट वैल्यू कैनॉट बी कैलकुलेटेड. Right? Even though there is some finite enthalpy, ऐसा नहीं है कि it is infinite or it is zero or it is something which we can't define. What we are trying to say is that every substance around us, ठीक है, be it some reactant, be it some product, has, जैसे internal energy होता है ना हर substance के around, any substance around us has internal energy associated with it, वैसे ही it has got enthalpy also associated with it. उसका exact value हम लोग नहीं determine कर सकते हैं, but it is certain finite value. Now this enthalpy of 1 mole of a substance, इसको हम लोग कई बार एक टर्म बोल देते हैं, मोलर एंथैल्पी. And this depends upon what the substance is,
what is its physical state, what is its pressure and temperature conditions. तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है? हम लोग ऐसे H सिंबल यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट में M, सबस्क्रिप्ट में M लगाने का मतलब होता है मोलर एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो मेरे पास में 1 मोल वाटर रखा हुआ है रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर, तो उसकी एंथैल्पी को डिनोट करने का मेरा सिंबल रहेगा H सबस्क्रिप्ट M, एंड ब्रैकेट में आई लाइक द सब्सटेंस, उसका फिजिकल स्टेट एंड उसका प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन. नाउ अब नोटिस करना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो एंथैल्पी है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये चीज मैंने पहले इस्टेब्लिश कर दी थी आपसे. नाउ व्हाट वी डू इज, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं डिफाइन कर सकते हैं तो हम लोग रिलेटिव वैल्यूज डिफाइन करना शुरू करते हैं. एंड व्हाई वुड दैट मेक सेंस? That would make sense because when doing a thermodynamic process, the calculation of delta H, the change in enthalpy, is what is of use to us. तो अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, H का मैं एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकता कि किसी सब्सटेंस का एंथैल्पी क्या होगा, किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा, तो व्हाट आई कैन डू, ठीक है, और मेरे लिए यूज क्या आ रहा है? मेरे लिए यूज तो डेल्टा एच आ रहा है कि डिफरेंस इन एंथैल्पी कितना है जब मैं कैलकुलेशंस वगैरह देखूंगा. तो अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं डिफाइन कर पा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं एक रेफरेंस तैयार करूंगा, ठीक है. आई विल ड्रॉ अप सर्टेन स्टैंडर्ड, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मैं डिफाइन करूंगा, एंड उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर मैं रिलेटिव वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी बता दूंगा, ठीक है. समथिंग लाइक से H डैश, सम H डैश बता दूंगा विच आर एज पर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड. एंड देन जो डेल्टा H रहेगा वो मेरा डेल्टा H डैश के बराबर ही रहेगा. लाइक चेंज is something which I can still compute because मैंने एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूज कर लिया है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड थ्रू आउट यूज कर लिया है. सो what is this standard that has been accepted and developed, or I should say developed and accepted by the scientific community? तो यहां से नोटिस करना that we define standard molar enthalpy of a substance under standard conditions or standard state. तो ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना. दैट व्हाट डज स्टैंडर्ड स्टेट मीन? सो वी डिफाइन स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है. अब सब्सटेंस तो कैसा हो सकता है अपना? सब्सटेंस कैन बी गैस, सब्सटेंस कैन बी लिक्विड, सब्सटेंस कैन बी सर्टेन डिसॉल्व्ड स्पीशीज लाइक सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है. इनके लिए अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए नहीं करा जाता, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए किया जाता है बिकॉज अमॉर्फस सॉलिड्स बिकम अ चैलेंज. तो इनके लिए नोटिस करना हम लोगों ने व्हाट स्टैंडर्ड मीन्स डिफाइन करा है. कैसे करा है? फॉर गैसेस, an ideal gas at 1 bar partial pressure at any given temperature
is its standard state. For a liquid, its pure form, no impurities, no adulterations. Like for a pure liquid at 1 bar at any given temperature is defined as its standard state. For dissolved species, like जो सॉल्ट का सोल्यूशन या कोई कंपाउंड का सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं, जो डिसॉल्व्ड स्पीशीज होती हैं, उनका स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहता है? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, 1 मोल पर लीटर डिसॉल्व्ड, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन at 1 bar and at any given temperature. This is the standard state defined for dissolved species. And for crystalline solids, it is again pure solid, no impurities, at 1 bar pressure at any given temperature. ठीक है, अब नोटिस करना कि स्टैंडर्ड स्टेट जब डिफाइन होता है तो उसमें टेम्परेचर कुछ नहीं डिफाइन किया जाता है, बट जनरल कन्वेंशन, ठीक है, इसमें नोटिस करना जनरल कन्वेंशन जो रहता है, अरे ठीक है इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट जनरल कन्वेंशन जो रहता है that 25 degree centigrade, if nothing is mentioned in a question in problem solving, when you are doing questions, if nothing is mentioned about temperature, then take it to be 25 degree centigrade, 298 Kelvin. अदरवाइज ऐसे स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोग डिफाइन नहीं भी करते हैं. ठीक है, नहीं 1 बार, ठीक है, वैसे तो 180 है, 1 बार बहुत आसपास ही है, बट जब स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन किया जाता है तब उसमें 1 बार ही यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये हमने एक स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन करी है फॉर अस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी. अभी लाइक ओवरकम नहीं हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने, दैट बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद एंथैल्पी and enthalpy changes and we can't determine the absolute values, so we are working towards developing a standard. ठीक है, and उसमें right now we have started with defining what standard state means, right? So every scientist across the world knows that this is what I have to consider as standard state and take it as my reference, and इसके respect में फिर measurements करने रहेंगे. अच्छा, अब नोटिस करना, ठीक है, ये इतना पार्ट स्किप कर दो. ठीक है, ये वाला पार्ट स्किप कर दो, ये वाला यहाँ पे गलती से है, इसको बाद में डील करेंगे. अब नोटिस करना नहीं नहीं, अरे तुम मतलब रुक जाओ आयुष, लाइक क्यों, मतलब तुम प्लाज्मा और बोसाइन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात कर रहे हो. लाइक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स उन पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी. फॉर अस वी आर right now trying to understand and apply फर्स्ट लॉ के कैलकुलेशंस. ऐसा नहीं है कि लाइक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, सो आयुष का क्वेश्चन है दैट सर व्हाट अबाउट, आपने यहाँ पे सॉलिड लिया, लिक्विड लिया, गैस लिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लिया, राइट, व्हाट अबाउट लाइक प्लाज्मा, व्हाट अबाउट दीज अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, लाइक उनके लिए क्या है. तो लेट मी बी क्लियर इन टर्म्स ऑफ
conceptual clarity, that laws of thermodynamics are applicable on those as well. However, यहाँ पर अभी जो हम कर रहे हैं is applying first law of thermodynamics on chemical reactions. And when we are applying that first law on chemical reactions, we want certain simplicity, we want certain convenience, ठीक है, जिससे we are able to answer certain such questions जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे. एंड उसके लिए ये पूरा तामझाम हो रहा है, उसके लिए हम लोग ये पूरा रेफरेंस स्टैंडर्ड डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पे नोटिस करना that after defining what standard means, ठीक है, नोटिस करना after defining, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ. ठीक है, after defining what standard means, we define another important concept. ठीक है, ये सब सोच के डिजाइन करा जाता है. लाइक जिन्होंने सोचा है उन्होंने बहुत पहले एक होलिस्टिक पिक्चर के साथ में यू नो चीजें सोचना शुरू किया और डिजाइन करना शुरू किया. हम तो अब पढ़ के समझ रहे हैं. So then the second important concept that got designed is enthalpy of formation. ठीक है, what is this enthalpy of formation? तो यहाँ पे नोटिस करना that because हम लोग किसी सब्सटेंस की, ठीक है, हम लोग किसी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, बी इट मोलर एंथैल्पी या स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं. तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का. ठीक है, which can help us with working with relative enthalpies. ठीक है, standard relative enthalpies of substances. कैसे, वो अब एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं. पहले एक बार नोटिस करते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है. इसको डिनोट इस सिंबल से किया जाता है. ठीक है, डेल्टा HF नॉट. नाउ किस तरीके से ये डिजाइन किया गया, किस तरीके से डिफाइन किया गया, नोटिस करना. So for elements, and for compounds, ठीक है, दो डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे. तो एक बार के लिए आप इमेजिन करना, ठीक है, लाइक बिफोर आई स्टार्ट डिफाइनिंग इट फॉर एलिमेंट्स फॉर यू, एक बार के लिए आप इमेजिन करना. लेट्स से आई पर्सनली गिव यू दिस टास्क कि you know around us many reactions are happening, some reactants are going into some products. कभी कोई रिएक्टेंट है, कभी कोई प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कोई डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लाइक कुछ एलिमेंट्स हैं. लाइक समझ में आ रहा है आपको दैट बहुत सारी वैरायटी है. नाउ अब कोई भी जनरल रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा H डिफाइन करना है. ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, which will be enthalpy of products minus enthalpy of reactants, right? तो ये products and reactants क्या हो सकते हैं? They can be elements, ठीक है, commonly speaking. They can be compounds, they can be ions, right? यही सब रहते हैं. So what we do is now हम लोग अब एक एंथैल्पी का स्केल बनाते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स वी डोंट नो द एब्सोल्यूट वैल्यूज, बट हम एंथैल्पी का स्केल बनाते हैं और इस स्केल में एक जीरो सेट होता है. एंड व्हाट वी डू इज वी
डिफाइन, हम लोग एज अ कलेक्टिव साइंटिफिक कम्युनिटी डिसाइड करते हैं दैट certain cases will be assigned an enthalpy of 0. ठीक है, एंड बाय नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो एलिमेंट्स रहेंगे उनको हम लोग 0 असाइन करेंगे, बिकॉज कंपाउंड्स और आयंस दे आर फॉर्म फ्रॉम दीज एलिमेंट्स ओनली. So as part of defining this relative scale, what we do is we define elements, or we assign elements ka enthalpy as 0, and now compounds can have some positive values, some negative values, depending upon how those compounds are formed. Ions can have positive values or negative values depending upon how they are formed. So ये एक quick summary था into what we are going to now look into. तो आप notice करना that ये standard enthalpy of formation हम लोग किस तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं. That for elements, ठीक है, सबसे पहले इसको इस तरीके से डिफाइन करा जाता है. For elements, ठीक है, the standard molar enthalpy of formation of every element in its most stable naturally occurring form at 1 bar pressure and at any given temperature. ठीक है, if nothing is mentioned, as I said, usually 25 degrees centigrade is assigned 0. दोबारा ध्यान से रीड करेंगे डेफिनेशन. The standard molar enthalpy of formation of every element in its most stable naturally occurring form. Why did I use this? What is the meaning of this? Because elements are found in different ways, in different allotropes. जैसे for example carbon. Carbon as an element is found in nature in form of, say, diamond, graphite, चारकोल, फुलरीन, राइट. बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एलोट्रोप्स होते हैं. एलोट्रोप्स वर्ड सुना है सबने? सो इसमें भी, ठीक है, व्हाट वी से इज दैट जो मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है, जो मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म है, उसको 0 असाइन करा जाता है. ठीक है. Now certain examples which I would like you to remember. ठीक है, not that I am asking you to remember the entire list of elements. ठीक है, पूरा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मैं आपको याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा, बट कुछ क्लासिक एग्जांपल्स है जो मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा अब. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना. जैसे ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट है. नाउ ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट, यू फाइंड ऑक्सीजन गैस, you also find ozone gas. ठीक है, but ozone isn't the most stable naturally occurring form. ठीक है, oxygen is. So that oxygen is assigned enthalpy of formation. ठीक है, इसका सिंबल रहेगा डेल्टा एच एफ नॉट. ठीक है, सबस्क्रिप्ट में एफ, सुपरस्क्रिप्ट में नॉट. डेल्टा एच एफ नॉट is assigned as 0. ठीक है, then
यहां पर नोटिस करना जैसे ब्रोमीन, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि बिकॉज आई वांट टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल स्टेट आल्सो. ब्रोमीन at 1 bar pressure and 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका नेचुरली अकरिंग फॉर्म, मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म क्या है? ब्रोमीन लिक्विड, दैट इज असाइंड एज 0. नॉट द गैशियस फॉर्म. ठीक है, एलिमेंट किसी भी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में मिल सकता है. मैं वो नहीं कह रहा हूं कि एलिमेंट इसी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पे मिलता है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कह रहा हूं मैं. किसी भी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पे एलिमेंट मिल सकता है, बट हम लोग जब स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, सो वी आर सेइंग दैट 1 bar pressure and usually if nothing is mentioned 25 degree centigrade temperature per most stable naturally occurring form is what we are taking up as the reference. ठीक है, हाँ हाँ यश, इट वोंट बी. ठीक है, हाँ अमन, अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो यही कंडीशन लेना है. अच्छा, देन आयरन. अब आयरन कैसा है? आयरन इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ आयरन under 1 bar 25 degree centigrade, that solid state is assigned to be as 0. ठीक है, कार्बन के बारे में नोटिस करना. कार्बन के बारे में जैसे मैंने आपसे बात किया था, दैट कार्बन के वेरियस एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन, ये सब बात किया था मैंने आपसे. तो इसमें द मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म इज असाइंड टू कार्बन ग्रेफाइट. एंड उसके पीछे भी रीजन है दैट ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल. मैं आपको थोड़ा टाइम बाद बता पाऊंगा वो, बट अभी के लिए मान के चलो दैट कार्बन ग्रेफाइट इज असाइंड एज 0, नॉट कार्बन डायमंड. ठीक है, ऐसे ही सल्फर में, ठीक है, नोटिस करना सल्फर में, ठीक है, सल्फर सॉलिड स्टेट में मिलता है. ठीक है, 1 बार 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सल्फर सॉलिड स्टेट में मिलता है इन एलिमेंटल फॉर्म. बट सल्फर के डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, आई एम श्योर दैट you might have not come across these words, but ये जो rhombic, monoclinic, ये जो word लिखे हैं, they refer to the crystal structure of how atoms are arranged in the solid. ठीक है, जैसे cubical arrangement would be one type of crystal system. ऐसे ही there are different different crystal systems that have that we come across. तो उसमें जो rhombic form रहता है, ठीक है, और ये example ध्यान में रखना. ठीक है, don't skip this example. ये जो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दीज आर क्रूशियल क्लासिक एग्जांपल्स. सो इसमें this sulfur rhombic is assigned as 0, not the other allotrope. ठीक है, फॉस्फोरस में, ये फॉस्फोरस का भी एग्जांपल नोटिस करना. फॉस्फोरस वाइट, ठीक है, फॉस्फोरस के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स रहते हैं बेस्ड ऑन द कलर. ठीक है, देयर इज वाइट, ब्लैक, रेड. ठीक है, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग रहता है. तो इसमें जो वाइट वाला है दैट इज असाइंड एज 0. ठीक है, नॉट द अदर एलोट्रोप्स. ठीक है, नाउ इसमें एक ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखना दैट इवन दो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट और रेड में रेड ज्यादा स्टेबल होता है. ठीक है, बट बिकॉज फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव रेड का सिंथेसिस लैब में कर पाना, उसके साथ एनालिसिस कर पाना डिफिकल्ट है. तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी डिसाइड किया कि ठीक है, भाड़ में जाए,
इवन इफ रेड इज मोर स्टेबल, बट इसको सिंथेसाइज करना ही बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अगर हमें फॉस्फोरस की केमिस्ट्री समझनी है तो ये अपने आप में एक डिफिकल्ट रिसोर्स हो जाएगा टू वर्क विद। सो द एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी डिसाइडेड कि नहीं ठीक है, हम लोग फॉस्फोरस वाइट को 0 असाइन कर देंगे एंड ऑल ऑफ अस विल फॉलो दैट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें P white, that is phosphorus white, is even though more reactive, less stable than P red, but it is more easily synthesized, more easily generated and commonly available for do experiments on. So it has been assigned as 0. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप ध्यान में रखोगे। तो एलिमेंट्स को इस तरीके से ठीक है 0 असाइन करा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए जैसे बताया था मैंने कि एंथैल्पी का ऐसे स्केल बता दिया है, दैट ये एंथैल्पी का स्केल है। तो इसमें यू हैव दीज पर्टिकुलर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स के मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म, इनको 0 असाइन करा जाता है। ठीक है, जो दूसरे एलोट्रोप्स हैं उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी देन समथिंग पॉजिटिव और कैन बी समथिंग नेगेटिव आल्सो। ठीक है, ये हमारे रेफरेंस रहते हैं। तो ये एलिमेंट्स के लिए हमने बात कर ली, ये हमने डिजाइन कर दिया दैट इस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। अब कंपाउंड्स के लिए ध्यान से सुनना, कंपाउंड्स के लिए हम लोगों ने एक नया ट्रिक लगाया। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी नॉट यूज दिस एग्जांपल यहां पर। ठीक है, नोटिस करना। अब कंपाउंड्स कैसे हैं, ये कंपाउंड्स इन एलिमेंट से ही बनते हैं, राइट? Compounds are formed from their elements only. So what we did was we defined the standard enthalpy of formation of a compound in the following manner, that it is the enthalpy change when 1 mole of compound, 1 mole of the substance is formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form. Even if, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना राइट में, even if the reaction happens in real life or not, उस पे हमें ध्यान नहीं देना है। हम लोग ये अपना एक कन्वेंशन डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग डिफाइन करेंगे एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड is formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form. So for example, let's say आपका कंपाउंड है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, right? So it is made up of what all elements? Carbon, hydrogen and oxygen. तो अब ग्लूकोज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन is the enthalpy change when 1 mole of glucose is formed from its constituent elements, that is carbon, hydrogen and oxygen, in their most stable naturally occurring form. Now what is the most stable naturally occurring form of carbon? It was carbon graphite. What was the most stable naturally occurring form of hydrogen as an element? It was H2 gas. What was the most stable naturally occurring form of oxygen as an element? It was O2 gas. And this is the reaction that 1 mole of compound, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना इसका कोफिशिएंट 1 रखा गया है। 1 mole of the compound is formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form.
Does this reaction occur in real life? Of course not. ठीक है, ऐसा रिएक्शन होता नहीं है. लाइक ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेफाइट का बेड बिछाया और एक तरफ से हाइड्रोजन की स्ट्रीम आ रही है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन की स्ट्रीम आ रही है एंड ग्लूकोज बन रहा है. ये होता ही नहीं है. बट स्टिल we go ahead and define this as a standard way, as a standard enthalpy of formation of compound. Why we do so आपको थोड़ा टाइम बाद क्लिक कर जाएगा जब हम इसको यूज करना शुरू करेंगे. बट that is the genius that went into designing these techniques. That is what thermochemistry is about. So this is the way in which we define the standard enthalpy of formation of compounds. ठीक है. सो अब इसमें नोटिस करना दैट कई बार स्टूडेंट्स केयरलेस मिस्टेक करते हैं. ठीक है. एंड लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दोस केयरलेस मिस्टेक्स विद द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड लेट मी रिमूव द आंसर्स. ठीक है, एक सेकेंड देना. लेट मी रिमूव द आंसर्स एंड अरे ये तो इसने लिखे हुए हैं. ठीक है, रिमूव नहीं कर सकता आंसर्स, ये तो इसी में लिखे हुए हैं. ओके, सो द क्वेश्चन इज, इनफैक्ट चलो आप लोग अटेम्प्ट लो, फिर हम लोग देखते हैं. You have to write the equation representing the enthalpy of formation of HBr. HBr का enthalpy of formation, जैसे मैंने ऊपर ही ग्लूकोज का लिखा ना कि इससे सीख कर, can you write the equation representing the enthalpy, standard enthalpy of formation of HBr gas? एक अटेम्प्ट लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं. ऑल राइट, सो आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया. ओके, अब देखते हैं किस तरीके से रहता है. सो यू हैव HBr, 1 मोल आपको फॉर्म करना है. ठीक है, तो लुक एट द possible attempts. There are more possibilities, of course, but some of the common attempts that are given by the students. So you write HBr को फॉर्म करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन. तो आपने इक्वेशन लिख दी H2 plus Br2 giving 2 HBr, and these are the most commonly or most stable naturally occurring state of hydrogen element and bromine element. ठीक है, बट गड़बड़ क्या हो गई यहाँ पर, HBr का कोफिशिएंट 2 लिख दिया. तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये क्या रीड कर रहा है कि 2 मोल HBr बनना है, तो वो गलत हो गया. 1 मोल चाहिए था. ठीक है, तो आई शुड हैव द कोफिशिएंट्स half H2 half Br2 liquid giving 1 HBr. Then that would have been correct. अच्छा, sometimes students make small careless mistakes. वो क्या है, दैट यहाँ पर फिजिकल स्टेट भी मैटर करता है. तो ब्रोमीन का जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ऊपर, दैट
1 bar 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म इज ब्रोमीन लिक्विड। तो अगर आपने हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 गैस लिख दिया तो वो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि ब्रोमीन मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म लिक्विड रहना चाहिए था। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी नोटिस करना दैट HBr लिक्विड मत लिख देना, क्योंकि HBr गैस के बारे में पूछा है मैंने, क्वेश्चन में दिया ही गैस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर HBr गैस ही फॉर्म करना चाहिए था। अगर आपने यहाँ पे लिक्विड लिख दिया तो यहाँ पर आपने एक्चुअली डेल्टा HF नॉट ऑफ HBr लिक्विड लिख दिया होगा, which will be different from delta HF naught of HBr gas. These two are going to be different. HBr gas का enthalpy of formation and HBr liquid का enthalpy of formation. ठीक है, अच्छा, having said this, अब आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज आ गया है कैसे enthalpy of formation of compounds लिखना है. Can you write delta HF naught of CH4 gas? ठीक है, एंड इसको हल्के में मत लेना, मतलब देयर हैव बीन टाइम्स इन जेई मेंस, एडवांस में तो नहीं करते, जहां पर उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी लिखना आता है कि नहीं आता अच्छे से, एंड उसमें वो मतलब डेलिबरेटली छोटी छोटी बारीकियां कैप्चर करते हैं कि फिजिकल स्टेट, कोएफिशिएंट, करेक्ट एलोट्रोपिक फॉर्म, ये सब चीजें याद है कि नहीं याद है बच्चों को। ठीक है, तो डोंट टेक दिस लाइटली, मेक श्योर दैट यू आर कैप्चरिंग ईच एंड एवरी स्मॉल पॉइंट. Delta HF naught of CH4 gas is represented by what equation? Quickly write and tell. All right. So कैसा रहेगा अब ये? कार्बन ग्रेफाइट, 2H2 gas giving CH4 gas. Correct. ठीक है, तो इसमें ग्रेफाइट मेंशन करना जरूरी है because that allotropic form is the one which is standard. ठीक है, all right. Then अब यहाँ पे नोटिस करना by defining, जो हमने ऊपर दो चीजें डिफाइन करी थी, एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, एक स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है वो डिफाइन करा हमने, फिर हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करा. ठीक है ठीक है, बस ये इतना सा छोटा सा पार्ट और करा रहा हूँ. ठीक है, डोंट वरी. सो अब इसमें बाय यूजिंग द अबव टू, ठीक है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, हम लोग अब किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी बता सकते हैं. ठीक है, रादर लेट मी नॉट राइट दिस एज थर्ड पॉइंट. हम लोग जो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स हमने बताया है, डिजाइन किया है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड्स हमने डिजाइन किया है. ठीक है, इससे हम किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन बता सकते हैं. लाइक बिकॉज कोई भी रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्टेंट्स गोइंग इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो उसमें
यहाँ पर भी कंपाउंड हो सकते हैं, यहाँ पर भी कंपाउंड हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी कंपाउंड हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि लाइक हमेशा जो कंपाउंड है वो एलिमेंट से ही फॉर्म हो रहे हैं, वो तो मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से भी फॉर्म होते रहते हैं, राइट? You don't have always this kind of reactions happening, right? Not every reaction is like this, practically speaking, कि अरे अमोनिया ये तो N2 और H2 से बन रहा है, राइट? तो इसमें तो अच्छी बात होगी कि अरे कंपाउंड जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म ही बन रहा है। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बट लाइक इट्स नॉट ऑलवेज द केस। You have certain other examples in which, in fact many examples in which you have certain compound getting formed, right, by reaction between other compounds। ठीक है, लाइक जैसे वो मैंने कंबशन का रिएक्शन के बारे में बात करा था, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, इसमें इधर भी कंपाउंड्स है, इधर भी कंपाउंड्स है। तो अब इस सिचुएशन का, ऐसे केसेस का डेल्टा एच हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो अब कोई दिक्कत नहीं बची है। कैसे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए मैंने क्या बोला कि अब आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका आप लिखोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यू विल राइट डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि इसके 2 मोल बन रहे हैं, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ H2O। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी हो गई। एंड आपके रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी, आपके जो भी रिएक्टेंट्स हैं, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CH4, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ O2। ठीक है, O2 तो एक्चुअली क्योंकि एलिमेंट है तो ये तो जीरो हम असाइन कर चुके हैं, बट आप इन कंपाउंड्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से स्टैंडर्ड एंथैल्पी, अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट में है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट विल बी द फाइनल लर्निंग ऑफ द डे, जिसका यहाँ पर एक क्विक जनरलाइज्ड फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है दैट लेट्स से अगर कुछ रिएक्टेंट्स हैं ABCD प्रोडक्ट्स हैं तो हम इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी, कैसा हो गया, सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स माइनस sum of the standard enthalpy of reactants standard enthalpy of formation of reactants multiplied by their stoichiometric coefficients। ठीक है, ये इसको छोड़ दो, प्रूफ लाइज इन हेस लॉ, ये मैं थोड़ा बाद में बता देता हूँ, बट अभी आपको समझ में आया? किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री में? ठीक है, चलो ग्रेट। तो इस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करते हैं। एनी डाउट्स एनीवन वुड वांट टू आस्क और अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, मैं नोट्स सेंड कर देता हूँ। हाँ, बाद में करेंगे वो आयुष, अभी नहीं। ठीक है, चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।